फाइनल फार्मूला आया था इसके लिए, तो फाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग कंडक्टर है और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे मैग्नेटिक फील्ड μ0/4πI/r cos θ1 माइनस cos θ2। अब मान लीजिए कभी आपका यह करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर जो है, जिसमें यह डिस्टेंस आपने क्या बोला, आर बोला, और करंट के पीछे के साइड से जब यह मिलाते हैं, यदि डीएल एलिमेंट कट करे तो डीएल का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में अपवर्ड, और डीएल से उस पॉइंट को मिलाने वाला लाइन जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसको बायोट सेवर्ट लॉ में आर बोलते हैं। तो इस डीएल और यह वाला आर के बीच का इंटीरियर एंगल θ1, और यहाँ पर यदि डीएल कट करे तो इस डीएल का डायरेक्शन अपवर्ड, और यहाँ से इसको मिलाने वाला आर का डायरेक्शन नीचे की तरफ, दोनों के बीच का एक्सटीरियर एंगल θ2 कि नहीं। तो इसी फाइनाइट लेंथ से अब यदि हम लोग लॉन्ग वायर पे पहुंचना चाहें, कहाँ पहुंचना चाहें, लॉन्ग वायर पे, तो यह इंड यहाँ ना होकर के कहाँ पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी, और यह इंड भी कहाँ पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी। तो जैसे ही अब यह नीचे वाला इंड इन्फिनिटी पे चला जाए तो यह जो आपका बायोट सेवर्ट का वेक्टर आर वाला था, इसका टेल इस पॉइंट को कहाँ जाके टच करेगा, इन्फिनिटी पे, और दो लाइन यदि एक दूसरे को इन्फिनिटी पे टच करता है तो दोनों एक दूसरे के, या फिर वेक्टर के केस में एंटी पैरेलल, या तो पैरेलल नहीं तो एंटी पैरेलल होना होगा। यहाँ के केस में देखेंगे तो आइडियल किधर, अपवर्ड, और यदि यह इंड कहाँ पहुँच जाए, इन्फिनिटी, तो यह यहाँ पे टच नहीं करेगा, यह भी कहाँ पे, इन्फिनिटी, तो इसका हेड तो इधर ही रहेगा, और टेल, यह टेल और यह टेल इन्फिनिटी पे मीट करेगा। तो आइडियल और आर दोनों का डायरेक्शन सेम, आइडियल और आर दोनों का डायरेक्शन, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, और आइडियल और आर के बीच का यह करंट के का पिछला एंगल तो कहलाया था θ1। इसका मतलब यदि यह इंड इन्फिनिटी पे चला जाए तो θ1 का वैल्यू 0 डिग्री। इसी तरीके से यह इंड उठ करके कहाँ पहुँच जाए, इन्फिनिटी, तो इसके लिए तो आर का डायरेक्शन है नीचे की तरफ, यह टेल इस लाइन के पैरेलल की एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल आइडियल ऊपर और आर किधर नीचे, दोनों के बीच का एंगल। इसका मतलब उस समय θ2 क्या हो जाएगा, 180। तो इसी इक्वेशन में θ1 0 और θ2 क्या पुट कर ले, 180। तब जो यह मैग्नेटिक फील्ड बी का फॉर्मूला आएगा वह फाइनाइट लेंथ के करंट करेंगे स्टेट कंडक्टर के लिए कि लॉन्ग वायर के लिए। तो आगे हम लोग यदि लिखना शुरू करें तो लिख सकते हैं कि सिंस फाइनाइट के लिए तो बी आता है μ0/4πI/r cos θ1 माइनस cos θ2 कि नहीं, फॉर लॉन्ग वायर फॉर θ1 = 0 डिग्री एंड θ2 = 180 डिग्री। होगा या नहीं होगा। तो अब बी जो है वह बी फाइनाइट ना होकर के बी हो जाएगा लॉन्ग के लिए। आप देखिए यहाँ cos 0 डिग्री 1 होता है, अब माइनस cos 180 -1, तो 1 माइनस -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2, और यह पूरा 2 इस 4 को कैंसिल करेगा तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा μ0I/2πr μ0I/। इसका मतलब किसी भी करंट कैरिंग लॉन्ग वायर के कारण उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0I/2πr। μ0 कांस्टेंट या वेरिएबल, कंडक्टर का करंट कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आर वेरी कर सकता है। कभी कंडक्टर से 2 मीटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ ले और उसी क्वेश्चन का पार्ट बी 4 मीटर पे पूछ सकता है, पार्ट सी में समथिंग 6 मीटर पर। तो आर जैसे जैसे बढ़ाएंगे बी का वैल्यू घटेगा,
तो बी और आर में क्या रिलेशन है, इन्वर्स, और इन्वर्सली का ग्राफ हमेशा हाइपरबोलिक, देखने में शेप कैसा, चांद जैसा, तो बी वर्सेस आर ग्राफ हाइपरबोलिक। और ऐसा ही नेचर आता था लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग रॉड के कारण आर डिस्टेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा बाई कि नहीं, यहाँ पर आएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, वहाँ पर ई आर का इन्वर्सली, यहाँ पर भी बी आर का इन्वर्सली होगा कि कंडक्टर से जैसे जैसे दूर होते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड सेम रेशियो में घटता चला जाएगा। जिस रेशियो में डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, डिस्टेंस को 4 गुना करेंगे मैग्नेटिक फील्ड 1/4 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, नोट कीजिए, या फिर एक चीज़ और देख लीजिए फिर नोट कर लीजिएगा। अब मान लीजिए आपके पास फॉर्मूला मौजूद है करेंट कैरिंग फाइनाइट लेंथ, और अब तो खैर इनफाइनाइट भी आ गया है, लॉन्ग वायर के कारण भी आ गया है, तो पहले फाइनाइट ही ले ले आर डिस्टेंस पर, और किसी केस में यह कंडक्टर का टोटल लेंथ एल बता दे, टोटल लेंथ क्या बता दे, एल बता दे, और आपको बोले कि इस कंडक्टर के लिए आपने जो निकाला था इसके लिए यह एंगल θ1 और यहाँ का इंटीरियर 180 माइनस θ2, एक्सटीरियर θ2, तो इंटीरियर कितना, मीन्स यह एंगल और यह एंगल जनरली सेम था या नहीं था, एक θ1 है जबकि यहाँ का एंगल कि नहीं। आपको फार्मूला में क्या डालना होगा, θ2, लेकिन यदि हम यहाँ का एंगल देखें तो यह, या फिर यह एंगल या एक्सटीरियर ही ले लेना, θ2 सेम नहीं था। इसका मतलब है कि नीचे का लेंथ कुछ और ऊपर का लेंथ, तब ना राइट एंगल ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है वह अलग अलग। लेकिन कभी यदि आपसे, अब क्या करें कि जितना लेंथ नीचे उतना ही लेंथ ऊपर, और टोटल लेंथ एल दे दे, और मैग्नेटिक फील्ड आपसे इस पॉइंट पे पूछ ले, तो आप इस करेंट करेंगे स्ट्रेट कंडक्टर के लिए इस पॉइंट को कहाँ का पॉइंट बोलिएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट। कहाँ का पॉइंट बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट बोलेंगे, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। और जैसे ही यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया तो अब आपका फॉर्मूला फिर से पुराना वाला ही, फाइनाइट लेंथ वाला कि लॉन्ग वायर वाला, फाइनाइट लेंथ ही, क्योंकि लेंथ तो फिक्स दे रखा है एल टेंस टू इन्फिनिटी जैसा नहीं है, तो आपको करना कुछ नहीं है, रेडीमेड आप फार्मूला निकाल चुके हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/R उतना लिख लेंगे। अब झंझट केवल क्या रहेगा, cos θ1, तो इसको आपने θ1 बोला तो रेडीमेड इस ट्रायंगल से, राइट एंगल ट्रायंगल से क्या cos θ1 नहीं आ जाएगा, cos आ जाएगा, बेस कितना L/2, बेस कितना, अब बाई हाइपोटेनस कितना, √√R² प्लस L/2 का स्क्वायर, तो वहाँ से रेडीमेड cos θ1 का वैल्यू पुट कर लेंगे, अब माइनस हाँ, और माइनस कॉस θ2, माइनस कॉस θ2, तो जरा आप देखिए ना, θ2 तो आपका यहाँ का एंगल है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल तो नीचे फॉर्म हो रहा है, तो पहले आप यहाँ से क्या निकाल लीजिएगा, कौन सा एंगल का कॉस, 180 माइनस θ2 का, और बड़ा अच्छा दिखेगा आपको कॉस 180 माइनस θ2, जैसे ही आप निकालिएगा तो यह भी वही आएगा, बेस L/2 बाई हाइपोटेनस, जितना θ1 आया था उतना ही वैल्यू किसका आएगा, 180 माइनस θ2 का, 180 माइनस θ2 का, और cos 180 माइनस θ2 तो होता है माइनस cos θ2, क्या होता है, इसका मतलब cos θ1 आपने जो निकाला था cos θ2 का उतना ही वैल्यू निगेटिव में, उतना ही वैल्यू, और फॉर्मूला में यह वाला टर्म बीच का क्या रहता है, निगेटिव, और cos θ2 cos θ1 के ही इक्वल, लेकिन किस में, निगेटिव में, तो यह क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब cos θ1 निकाल के कितना से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कभी भी आज के बाद ऐसा हो कि सिमेट्रिक हो, जैसा ऊपर वैसा, और तो आपको जब cos θ1 मिल गया है तो cos θ2 निकालने की जरूरत, cos θ1 में ही क्या कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यदि इस सिचुएशन के लिए आपको हम करके दिखाएं तो म्यू नॉट अपॉन
4 पाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आई बाई आर कॉस थीटा 1 इज बेस बाई हाइपोटेनस। बेस क्या था L/2, थीटा के सामने परपेंडिकुलर सबसे बड़ा हाइपोटेनस, यह क्या बचा बेस, और यह पूरा L है और इसको बोले हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब जितना लेंथ ऊपर उतना ही लेंथ। तो बेस L/2 अब बाई हाइपोटेनस रूट अंडर R² प्लस L/2 का स्क्वायर कितना L² बाई 4, यह कॉस थीटा 1 और कॉस थीटा 2 इतना ही वैल्यू आएगा निगेटिव में, तो इसका कितना गुना 2 गुना 2 क्या कर लीजिएगा कैंसिल कर लीजिएगा, चाहे तो यहीं पे छोड़ ले सकते हैं या 4 इसको दे दीजिए तो 4R² प्लस L² और रूट के अंदर ही डिवाइडेड बाई 4, रूट के बाहर आकर के 2 जाएगा, वह कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, उसको वैसा ही छोड़िए या उस 2 से इसको क्या कर लीजिए कैंसिल। तो यह ऐसा भी लिखा जा सकता है μ0I/2πr, और L तो ऊपर रहेगा, अब बाई में रूट अंडर 4R² प्लस L² फॉर्म का आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा या नहीं होगा। तो इसको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप फाइनाइट लेंथ वाला फॉर्मूला याद रखिए, और जैसे ही वह किसी जनरल पॉइंट पे ना पूछ करके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पूछ ले तो cos थीटा 1 और cos थीटा 2 का वैल्यू राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल लीजिए। लेकिन लॉन्ग का आपको रेडीमेड याद रखना होगा, लॉन्ग वायर के कारण रेडीमेड B = μ0I/2πr, फाइनाइट के कारण μ0/4πI/r cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, लॉन्ग वायर के कारण μ0I/2πr μ0I। क्लियर हुआ क्या? तो इतना पहले नोट कीजिए, फिर हम लोग हेडिंग दे सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ड्यू टू अ current carrying long straight wire, एग्जाम्पल देखना स्टार्ट करते हैं। कैसा ट्रायंगल? पूरा इस सिस्टम को क्या बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल। कोई भी करंट कैरिंग क्लोज लूप हो क्या कहलाता है मैग्नेटिक डाइपोल। और यदि इस करंट कैरिंग 3 स्टेट कंडक्टर है, इसके कारण पॉइंट O इज सेंट्रोइड, पॉइंट O पे क्या पूछ ले मैग्नेटिक फील्ड पूछे, क्या पूछे। तो पहले हम लोग एक स्टेट कंडक्टर के कारण यहाँ निकाल लेते हैं, यह फाइनाइट लेंथ है या लॉन्ग वायर है फाइनाइट, तो फॉर्मूला अपना हो जाएगा B = μ0/4πI/r cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 है ना। और यदि इसके कारण हम लोग मैग्नीट्यूड निकाले तो μ0/4π एज इट इज, I के बदले I, और R आपने किसको बोला है कंडक्टर पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। तो यहाँ पर पॉइंट O से जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो यह डिस्टेंस R होगा, इस डिस्टेंस को हम लोग एक टर्म में क्या करेंगे निकाल लेंगे कि नहीं, वो आता है a/2√3, कितना आता है a/2√3। आप चाहें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लीजिए और यह a/2 हो जाएगा, यह एंगल 30 डिग्री पूरा इक्विलेटरल के कारण 60, तो यहाँ से राइट एंगल फॉर्म कीजिएगा तो यह एंगल कितना 30, तो इस एंगल 30 के लिए सामने परपेंडिकुलर निकालना है और बेस आपको a/2 पता है तो tan 30 लगाइएगा, परपेंडिकुलर वो R बोले हो, फिलहाल क्या बोले हो इसी डिस्टेंस को R, अब बाई कितना a/2, tan 30 होता है 1/√3 में a/2 क्या होगा मल्टीप्लाई, तो R क्या आ जाएगा a/2√3 कि नहीं।
और जैसे ही नीचे का लेंथ आ गया, कभी किसी क्वेश्चन में अपर लेंथ चाहिए तो अपर लेंथ इस वाले का 2 टाइम्स होता है, तो a/√3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यदि इस करंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखे कि किस डायरेक्शन में होगा, तो बताइए आप कि इस करंट के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ। आदित्य राइट की तरफ, पीछे हर्ष लेफ्ट होगा। राइट साइड लेफ्ट में डॉट राइट में क्रॉस, लेफ्ट में डॉट राइट में क्रॉस हटाया रहना चाहिए। कोई भी करंट का रिंग स्टेट कंडक्टर हो, करंट के डायरेक्शन में चलिए, लेफ्ट में मिलेगा डॉट, राइट में मिलेगा क्रॉस। तो यह सेंट्रोइड जो ओ है, करंट के डायरेक्शन, करंट आई का डायरेक्शन इधर है, चलने पर किधर पड़ेगा? लेफ्ट में। लेफ्ट में डॉट फील्ड मतलब वह परपेंडिकुलर आउटवर्ड आप लोगों की तरफ होगा। होगा या नहीं होगा? अब जब इसके कारण निकालिएगा तो देखिए, हाँ पहले तो क्या क्या डालिए, μ0/4 आई के बदले आई और आर के बदले a/√3 a/√3 cos θ1। θ1 करंट के पीछे वाला हिस्सा और इस पॉइंट को मिलाने वाले के बीच का इंटीरियर एंगल कितना? θ1। θ2 का वैल्यू θ1 के ही इक्वल आएगा, लेकिन निगेटिव में आएगा क्योंकि यह 30 तो यहाँ भी 30, तो उधर कितना 150 और cos 150 cos 30 का निगेटिव होगा कि नहीं होगा? तो cos 30 का 2 टाइम्स कर लीजिएगा तो एक का मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब जब इसके लिए निकालिएगा तो फिर से μ0/4 आई/r का डिस्टेंस यहाँ के इक्वल ही होगा कि बदल जाएगा? इक्वल ही होगा। और cos θ1 मतलब करंट के पिछला हिस्सा से जब मिलाइएगा तो यह फिर से 30 होगा या नहीं होगा? तो θ1 सेम है, θ2 भी सेम होगा, तो cos θ1 का 2 गुना। इसके लिए भी यहाँ पे उतना ही आएगा या नहीं आएगा? और इसके लिए डॉट आया है तो इसके लिए भी, इसके लिए भी, तो तीनों का अलग से निकालने की ज़रूरत है क्योंकि तीनों का डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्ट ऐड होगा, या फिर एक का निकाल करके 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सीधा इंटू कितना कर ले? 3 कर ले। यह आपका आ जाएगा 3 μ0/4 आई/r के बदले a/2√3 cos 30 का कितना गुना? 2 गुना। बस आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप वैल्यू वगैरह अपना √3/2 डालते रहना, यह कहाँ चला जाएगा? ऊपर जो भी कैंसिल होगा कर लेना, ठीक है क्या? चलिए एग्जाम्पल बी में आते हैं। करंट का डायरेक्शन ओ सेंटर है, ओ पॉइंट पे निकालना है। एक के कारण μ0/4 आई/r के बदले a/2 cos θ1। हाँ cos θ1 के लिए करंट के पीछे के हिस्सा से इस पॉइंट को मिलाइए जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यह इंटीरियर एंगल θ1। cos θ2 cos 45 का ही निगेटिव में आएगा, तो ऐड होकर के कितना गुना? 2 गुना। सॉल्व कर ले सकते हैं कि नहीं? ए हो जाए और बी हो जाए, रेक्टेंगल हो जाए, और पॉइंट ओ पे निकालना है करंट। ऐसा ले लेते हैं अभी भी, एंटी क्लॉकवाइज तो डॉट आएगा, क्लॉकवाइज लिए रहते तो सबके कारण क्रॉस आता है। बी विल बी, जितना इसका आएगा उतना ही इसका, क्योंकि दोनों का लेंथ क्या है? जितना इसका आएगा उतना ही इसका आएगा, लेकिन इसका और इसका आपस में सेम नहीं होगा क्योंकि एक का लेंथ ए है और एक का लेंथ बी है। तो एक का निकाल करके 2 गुना और फिर इसका भी निकाल करके, और दोनों को डायरेक्ट ऐड करेंगे दोनों को, क्योंकि नेचर वाइज सब डॉट आएगा। आएगा या नहीं आएगा? तो 2 टाइम्स किसका? μ0/4
4 पाई आई बाई आर। आर जब यहाँ से परपेंडिकुलर डालिएगा इसके लिए तो पूरा बी है तो यह क्या हो जाएगा बी बाई 2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 1। बेस कितना है ए बाई 2। अब बाई हाइपोटेनस रूट अंडर ए बाई 2 का स्क्वायर प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4 आप प्लस बी स्क्वायर बाई 4। बाई वाला 4 कहाँ जाएगा ऊपर चला जाएगा 2 2 कैंसिल तो यह आपका 45 नहीं होगा। यदि आपका यह लिखे हो कॉस थीटा 1 और यह इतना आ रहा है ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यदि गलती से भी यह थीटा 1 कितना होता 45 तो कैंसिल होकर के यह खुद ही आ जाता 1/√2 क्या आ जाता। और यदि वह 1/√2 नहीं आ रहा है तो कभी भी थीटा 1 45 डिग्री नहीं होगा। समझे क्या। चलिए अब कॉस थीटा 1 अब माइनस कॉस थीटा 2 तो थीटा 2 तो फिर से इतना ही आएगा लेकिन इसका निगेटिव में इसका क्योंकि थीटा 2 आप क्या लेते हो एक्सटीरियर लेते हो तो इसका कितना गुना 2 गुना कर लिया कि नहीं। यह इस साइड और इस साइड दोनों मिला के हो गया 2 गुना कर लिए थे और प्लस अब इसके लिए करोगे तो फिर से 2 टाइम्स किसका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इस बार कितना ए बाई 2 यहाँ से परपेंडिकुलर डालिएगा पूरा ए है तो यहाँ से यहाँ ए बाई 2 और कॉस थीटा 1 मेरे हिसाब से ए के बदले बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 2 एक 2 यहाँ रहता है एक 2 यहाँ कैंसिल ही हो जाता है। होता है नहीं होता करके देख लीजिए ना। इस एंगल को इस बार थीटा 1 बोलना होगा तो इसके लिए बेस कितना बी बाई 2 तो बी बाई 2 अब आई हाइपोटेनस अगेन रूट अंडर बी बाई 2 का स्क्वायर प्लस ए बाई 2 का स्क्वायर का ऊपर गया कि नहीं। यही आपका रेक्टेंगल के कारण होगा। क्लियर क्या। क्या हो जाए रेगुलर पेंटागन जिसका साइड ए हो और सेंटर पर पूछे करंट कितना आई तो आपके लिए पहले इस साइड का देख लीजिए और एक साइड का निकाल करके कितना गुना 5 गुना बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर के लिए यहाँ से क्या कीजिएगा परपेंडिकुलर डालिएगा और करंट का पिछला हिस्सा से मिलाते हैं तो यह एंगल थीटा 1 वह एंगल कितना थीटा 1 और यह चूँकि रेगुलर फिगर है कैसा फिगर है रेक्टेंगल रेगुलर फिगर नहीं है तो रेगुलर फिगर में वर्टेक्स से सेंटर को मिलाने वाला लाइन जो होगा वह टोटल एंगल को बाइसेक्ट करेगा और इस एंगल का फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी है n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n नंबर ऑफ साइड 5 पुट करेंगे तो 108 डिग्री आएगा। कितना आएगा 108 डिग्री तो 108 का आधा कितना हो जाएगा 54। इस डिस्टेंस को ही आप क्या बोलते हो r। तो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल के सामने का परपेंडिकुलर निकालना है और आपके पास बेस पता है a बाई 2 तो फिर से tan 54 इस बार क्या करिएगा tan 54 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर r बाई बेस कितना a बाई 2 यहाँ से r आ जाएगा a बाई 2 tan 54 इफ a इज नोन देन a बाई 2 इज नोन एंड tan 54 इज नॉन क्वांटिटी। आपके क्वेश्चन वगैरह में tan 54 का न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा तो यह पूरा r नोन आ गया। r के बदले यहाँ पुट कर लीजिएगा a बाई 2 tan कितना 54 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर कॉस थीटा 1 कॉस 54 डिग्री कॉस थीटा 1 करंट के पिछला हिस्सा वाला 54 डिग्री और कॉस थीटा 2 निकालने की जरूरत नहीं है। इसी का कितना टाइम्स 2 टाइम्स और इंटू कितना 5 करना नहीं भूलेंगे। ठीक है क्या। हेक्सागन में और इजी हो जाएगा क्योंकि वहाँ का टोटल एंगल होता है 120 तो थीटा 160 तो कॉस 60 का 2 गुना। और हेक्सागन में रेगुलर हेक्सागन में जब आप r निकालिएगा किसी से भी r तो यह जो आपका ट्रायंगल बनता है वह इक्विलेटरल बनता है और इक्विलेटरल का मीडियन रूट 3/2a हो जाएगा कि नहीं। ना पता हो तो फिर यह 60 के लिए परपेंडिकुलर r और बेस कितना a बाई 2 वहाँ से निकाल लेंगे
तो इस तरह के रेगुलर फिगर वगैरह के लिए यदि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो हम लोग यह फाइनाइट लेंथ वाला काम करेंगे या नहीं करेंगे? ठीक है क्या? कभी कभी क्या होगा कि ना फाइनाइट होगा ना इनफाइनाइट, सेमी टाइप का फाइनाइट होगा कि एक तरफ से फाइनाइट है और एक तरफ से इनफाइनाइट है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यह एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, आई करंट है, और समथिंग यहाँ से यह आर डिस्टेंस पर ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया, तो फाइनाइट का ही फॉर्मूला लगाएंगे, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4πI/r cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है क्या? म्यू नॉट अपॉन 4πI/ कंडक्टर से पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? आर ही है। cos θ1 किसको बोलते हैं? करंट के पीछे वाले हिस्सा से उस पॉइंट को मिलाने वाला लाइन और करंट वाला डीएल वाला लाइन के बीच का एंगल कितना दिख रहा है? 90। तो यह हो जाएगा cos 90 अब माइनस cos θ2, यह इन्फिनिटी को चला गया। कहाँ चला गया? इसका मतलब मिलाइएगा जब लाइन को तो ओ से इसको मिलाएंगे या इस कंडक्टर से ओ को मिलाना होगा? कंडक्टर से ओ को मिलाना होगा। तो कंडक्टर तो इन्फिनिटी पे है, तो वह ओ को मिलाने के लिए ऐसा होगा या नहीं होगा? यदि यहाँ फाइनाइट लेंथ से मिलाइएगा तो एरो इधर की तरफ, लेकिन जैसे ही यह चला गया इन्फिनिटी पर तो यह टेल कहाँ चला जाएगा? इन्फिनिटी पे कि नहीं? तो यह आईडीएल इधर और आर इधर, आईडीएल और आर के बीच का एंगल 180 और cos 180 क्या होता है? -1। तो -1 इसको क्या कर देगा? +1 cos 90 0 हो जाएगा। यही आपका वैल्यू आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? कभी उल्टा कर ले, करंट कैरिंग कंडक्टर दे दे या डिस्टेंस आर दे दे, तो यहाँ पर θ1 0 पुट करेंगे। यह कहाँ से आ रहा है? इन्फिनिटी से। तो θ1 कितना? 0 और θ2 90, फिर से इतना ही आएगा। θ1 0 डालते ही cos 0 1 और cos θ2 90 के कारण खत्म, म्यू नॉट बाई 4πI/r। क्लियर क्या? तो लॉन्ग तो अभी नहीं देखे, लॉन्ग का फॉर्मूला देखे, फाइनाइट लेंथ देख लिए और सेमी फाइनाइट की, एक तरफ से फाइनाइट फिक्स डिस्टेंस पे है और दूसरा लॉन्ग, एक तरफ से फाइनाइट और दूसरा पीछे का एंड लॉन्ग कि नहीं, और दोनों लॉन्ग हो तब तो रेडीमेड म्यू नॉट I/2πr, म्यू नॉट I/, तो सारा एग्जाम्पल क्लियर हो गया क्या? अगला जो हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं वह एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के कारण, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वह उसके एक्सियल पॉइंट पे भी और उसके सेंटर पे भी दोनों जगह निकालेंगे। ठीक है क्या? तो नेक्स्ट अपना कैलकुलेशन है कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप at a point on its axis। लूप का रेडियस बोल लेते हैं कैपिटल आर और एक्सियल डिस्टेंस बोल लेते हैं, सेंटर से एक्सिस तक के डिस्टेंस को क्या बोल ले? एक्स। हम लोग एक लूप दिखा लेते हैं और लूप का यह वाला जो एंड है वह हम लोग बोर्ड के प्लेन से बाहर जूम कर रहे हैं। यह जो है वह आपका बोर्ड के प्लेन के अंदर है। यह आपको इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर में आपको कभी यह भी बाहर नज़र आ सकता है या अंदर, आप कहाँ से देखते हैं इस पर डिपेंड करेगा। तो हम लोग इसको कहाँ ले ले? बाहर, और इसको कहाँ मान ले? अंदर मान ले, और ऐसा करंट दे देते हैं तो यह करंट कहाँ जाएगा? अंदर की तरफ, मतलब बोर्ड के प्लेन में। रेडियस कितना है? आर है और एक्सियल डिस्टेंस
कितना एज्यूम किए हैं, x। इस पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड पहले निकालेंगे करंट एलिमेंट आइडियल के कारण बायोट सावर्ट का यूज करके। तो इसमें हम लोग एक डीएल एलिमेंट कट कर लेते हैं, और चूंकि करंट यह जा रहा है किधर की तरफ, इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड, तो आइडियल अंदर और आइडियल से जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसको मिलाने वाला लाइन कहलाएगा बायोट सावर्ट का आर, स्मॉल आर, जो स्मॉल आर यहाँ पर आपका हो जाएगा √√r² प्लस x²। तो आइडियल किधर है, इनसाइड कि नहीं, और यह जो है आर वह किस प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में या XY प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में या XY प्लेन में। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन चेक करने का दो तरीका। डीबी का डायरेक्शन के लिए डीएल क्रॉस आर करेंगे, तो डीएल तो है -k कैप, डीएल है -k कैप, क्रॉस आर जो है आर के टेल पे एक्सिस ड्रॉ कीजिए, तो यह किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। आर के टेल पे एक्सिस ड्रॉ करने पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो इस आर का एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव और वाई कंपोनेंट निगेटिव, तो पॉजिटिव एक्स को आई बोले और निगेटिव वाई को जे। यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए, पहले माइनस भूल जाइए, माइनस के बदले -k क्रॉस आई क्या होगा, जे कैप, और k क्रॉस जे, k क्रॉस जे -i, और माइनस पहले से है तो इसका मतलब आई भी निगेटिव और जे भी निगेटिव, एक्स और वाई दोनों निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में, या डीबी का डायरेक्शन होगा, होगा या नहीं होगा, होगा ना भाई। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 कि यह क्रॉस प्रोडक्ट से आप बचना चाहिए, तो करंट के डायरेक्शन में चलेंगे, मतलब अंदर की तरफ चलेंगे हम लोग, लेफ्ट में डॉट और राइट में क्रॉस कि नहीं, समझिएगा। तो राइट में यहाँ जो फील्ड आएगा वह किस नेचर का, क्रॉस नेचर का, लेकिन क्रॉस में ऑलरेडी कौन है, आइडियल। और यदि आप लिखते हो कि वेक्टर डीबी इज इन द डायरेक्शन ऑफ डीएल क्रॉस आर, इसका मतलब डीबी को डीएल और आर दोनों के परपेंडिकुलर, और आर तो आप इसको बोले हो, तो इस पे परपेंडिकुलर जैसा होना चाहिए कि नहीं, और डीएल के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए डीबी को। तो डीएल ऑलरेडी किधर है, जेड एक्सिस की तरफ, निगेटिव जेड, तो इसको फिर कहाँ जाना पड़ेगा, XY प्लेन में, कि डीबी भी क्रॉस हो जाएगा अंदर की तरफ। वैसा हो जाए तो डीबी और डीएल सेम डायरेक्शन में, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट बता रहा है कि डीबी को डीएल और आर दोनों के कि नहीं, तो आर के यह ऑलरेडी, और यह XY प्लेन में लेंगे तब जाकर के ही यह जेड वाला के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, करंट के डायरेक्शन में चलिए, लेफ्ट में डॉट और राइट में क्रॉस, लेकिन यहाँ पर क्रॉस का मतलब इनवर्ड नहीं है, क्योंकि इनवर्ड ऑलरेडी कौन है, डीएल है। तो यहाँ पर इन का मतलब नीचे की तरफ, इनका मतलब ठीक है क्या, और इसके बीच का एंगल 90, चूंकि डीबी को इस आर के क्या होना होगा, आर का लेंथ कितना, √। अब यदि आप सिमिलर एलिमेंट ले लेते हो कहाँ पे, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे, तो इसके कारण यह आर होगा, और इस एलिमेंट का जो अब करंट होगा वह परपेंडिकुलर इनवर्ड ना होकर के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। यदि सर्कल ऐसा बन रहा है और करंट आपने बाहर से भेजा है कहाँ की तरफ, अंदर की तरफ, तो ठीक ऊपर तो अंदर की तरफ, और वही करंट जब सर्कुलेट होकर के नीचे आएगा तो वह किधर की तरफ, तो डीएल क्रॉस आर में डीएल अपना डायरेक्शन क्या कर लिया, चेंज कर लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपना डायरेक्शन क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा कि नहीं। तो यह मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए जो आएगा, यदि इसके लिए क्रॉस आ रहा था तो इसके लिए
डॉट, और डॉट का मतलब बाहर की तरफ होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि बाहर की तरफ कौन है? आइडियल है कि नहीं? तो यहाँ पर बाहर का मतलब अपवर्ड, बाहर का मतलब, और अपवर्ड मतलब परपेंडिकुलर अपवर्ड, तो इस पे परपेंडिकुलर बनाता हुआ अपवर्ड, इस आर के लिए यह डीबी, हाँ या ना? दोनों का मैग्नीट्यूड चूंकि डीबी का क्या होगा? सेम, यहाँ भी आइडियल और यहाँ भी आइडियल, दोनों का आर भी क्या है? सेम है, तो दोनों का लेंथ भी क्या दिखाएंगे? सेम दिखाएंगे कि नहीं? तो यदि आप डीबी का मैग्नीट्यूड लिख ले रहे हैं तो वह आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। आई डी एल साइन थीटा का थीटा, डी एल और आर के बीच का एंगल, आर तो आपका एक्स वाई प्लेन में और वह निगेटिव जेड, तो एक्स वाई प्लेन के साथ निगेटिव जेड 90 डिग्री बनाता है, तो आई डी एल साइन 90 डिग्री बाई आर स्क्वायर। आर बोले तो इस डिस्टेंस का जब स्क्वायर कीजिएगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, होगा या नहीं होगा? यह आपका आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस। क्लियर? देखना शुरू कीजिए। इस डीबी का वर्टिकल कंपोनेंट ले लें, तो यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, और हम चाहें तो इस डीबी का वर्टिकल से ही कुछ एंगल थीटा ले लें, या इस डीबी का हॉरिजेंटल से भी एंगल क्या ले सकते हैं? थीटा। हम वर्टिकल से यदि थीटा मान ले तो डीबी का वर्टिकल कंपोनेंट डीबी कॉस थीटा किधर की तरफ? अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड। और यह डीबी वर्टिकल से थीटा बनाया तो यह डीबी वर्टिकल से थीटा ही बनाएगा सिमेट्रिसिटी के कारण। यह पॉजिटिव वर्टिकल से पॉजिटिव वाई से, तो यह नेगेटिव वाई से, सिमेट्रिसिटी डायमेट्रिकली अपोजिट कट किए हो, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट डीबी कॉस थीटा ही किधर की तरफ, तो दोनों का वर्टिकल क्या हो जाएगा एक दूसरे को, और बचेगा कौन सा? हॉरिजेंटल। अब हॉरिजेंटल में दो बात, हाँ ठीक है, डीबी का हॉरिजेंटल आएगा डीबी साइन थीटा, इस डीबी का भी हॉरिजेंटल। अब यदि दोनों के हॉरिजेंटल को ऐड कर लेते हैं, दोनों के हॉरिजेंटल को, तो इंटीग्रेट पूरा लूप के लिए करेंगे कि आधा ही लूप के लिए? आधा के लिए करेंगे। और वर्टिकल को तो कैंसिल करवा ले, लेकिन हॉरिजेंटल को ऐड ना करें, तो हॉरिजेंटल को ऐड यदि नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इसी डीएल को पूरा लूप में वेरी करवाना होगा, तब इंटीग्रेशन करना होगा 0 से 2 पाई आर, 0 से। यदि इसको और इसको दोनों का हॉरिजेंटल ऐड कर लिए, इसका मतलब यह और यह एलिमेंट दोनों कंसीडर कर लिए, तब यह डीएल यहीं तक वेरी करेगा, या पाई आर तक 0 से, और यह डीएल भी वहीं तक वेरी करेगा। करेगा या नहीं करेगा? समझे क्या? तो हम लोग को लैंग्वेज अब लिखना होगा कि द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल कैंसिल आउट ईच अदर, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा? डीबी विल कैंसिल आउट each other and we will get only horizontal component, हाँ या ना? और हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो आप देख रहे हैं कि किधर आएगा? टुवर्ड्स द लूप। इसका मतलब कभी भी ऐसा लूप रखा हो इस तरीके से, लूप और करंट किधर हो? इन साइड। और यदि आप राइट साइड मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो वह उस नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो भी वैल्यू आएगा उसका डायरेक्शन एलोंग द एक्सिस एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द लूप आएगा। आएगा या नहीं आएगा? एंड वी विल गेट ओनली हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और हॉरिजेंटल कंपोनेंट आ कितना रहा है? डीबी साइन थीटा। डीबी आपको याद होना चाहिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज कितना? डीबी साइन थीटा।
देयरफॉर अब यदि बी नेट निकालिएगा तो आपको डीबी को इंटीग्रेट नहीं करना होगा, किसको इंटीग्रेट करना होगा? डीबी साइन थीटा को। तो इंटीग्रेशन डीबी साइन थीटा इंटीग्रेशन डीबी आया है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई मिनट आई के साथ डीएल भी है तो डीएल को बाद में रखेंगे और बाई में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो बाई में क्या लिख लीजिए? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पहले साइन थीटा लिखेंगे और फिर डीएल लिखेंगे। और साइन थीटा यदि आपने थीटा कुछ एज्यूम कर लिया, अपने मन से थीटा लिए हो, तो साइन थीटा तो नॉन के टर्म में डालना होगा। तो आप जरा देखिए, यह हॉरिजेंटल लाइन और यह ब्लू वाला वर्टिकल लाइन के बीच का टोटल एंगल 90 है। तो इस हॉरिजेंटल का इसके साथ एंगल 90 माइनस थीटा होगा। यह लाइन इसके साथ बनाया थीटा और यहाँ से यहाँ टोटल 90, तो यहाँ से यहाँ 90 माइनस थीटा होगा या नहीं होगा? तो यह वाला एंगल आपका आ गया 90 डिग्री माइनस थीटा। यह वाला जो लाइन है इसके साथ यह डीबी कितना बना रहा है? 90, क्योंकि यह डीबी तो इस आर पे क्या था? परपेंडिकुलर। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना? 90। और ऊपर यदि 90 माइनस थीटा तो इस नीचे वाले एंगल को होना होगा थीटा। इसका मतलब है कि यह यदि राइट एंगल ट्रायंगल आप फॉर्म करवाइए तो नीचे का यह एंगल कितना? इसका मतलब ऊपर वाले राइट एंगल ट्रायंगल में भी यह छोटा सा एंगल कितना? थीटा होगा। तो या तो इस थीटा से काम कीजिए या इस थीटा से। इस थीटा के सामने परपेंडिकुलर आर पता है और चूंकि एक्स और आर दोनों नोन है तो हाइपोटेनस भी क्या है? नोन है। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस बोले तो आर बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस। होगा या नहीं होगा? समझ रहे हो रे बच्चा तू आदित्य? तो साइन थीटा क्या लिखेंगे? आर बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस और साथ में एक कौन सा टर्म बच रहा है? डीएल। चलिए कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई एक्स स्क्वायर प्लस होल टू द पावर 3/2। इस पूरे का पावर 1 और इस पूरे का पावर रूट मतलब 1/2। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगा तो 1 + 1/2 3/2। आर भी कहाँ आ जाएगा? बाहर। अंदर में केवल इंटीग्रेशन डीएल कहाँ से कहाँ? 0 से। यह आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू आर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू द पावर इंटू इंटीग्रेशन डी कैंसिल। एल को 0 से 2 पाई आर डालिएगा तो 2 पाई आर माइनस 0 क्या आ जाएगा? 2 पाई आर। यह 2 पाई इस 4 पाई को कितना टाइम्स? 2 टाइम्स। फाइनल रिजल्ट यहाँ पे हम लिखे, यह जो मैग्नेटिक फील्ड है वह लूप के सेंटर का है कि एक्सियल पॉइंट का है? तो इसी बी नेट का नाम यदि क्या कर दे? बी एक्सियल। तो यह आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। यदि आपको याद हो तो यही यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सियल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो वो आता था KQ(x) बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। करेंट कैरिंग लूप के एक्सियल पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 म्यू नॉट आई आर इंटू आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। कभी निकालना हो तो म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 का पावर -7 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 का पावर -7। तो म्यू नॉट कितना? 4 पाई इंटू 10 का पावर। आई दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा 2, एक्स और आर दिया रहेगा। सॉल्व कर लेंगे, आएगा या नहीं आएगा? अब यह एक्सियल डिस्टेंस आपने क्या बोला? x। जैसे जैसे इस पॉइंट को किधर लाएंगे? लेफ्ट की तरफ x का वैल्यू घटेगा और सेंटर पर आकर के x का वैल्यू मीन्स उसी इक्वेशन में x 0 पुट कर ले तो अब वो है एक्सियल का या फिर सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड? सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो पार्ट 2 में हम लोग लिख लेते हैं एट अ पॉइंट ऑन इट्स किसके सेंटर पे? करेंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पे। तो यदि एक्सियल नहीं करेंट कैरिंग सर्कुलर लूप के
सेंटर पे निकालना है तो अब लूप को ऐसा ही दिखा लेते हैं। और करंट ऐसा यदि आई रहे तो लेफ्ट में कैसा फील्ड मिलेगा, डॉट मिलेगा। और उसका मैग्नीट्यूड यदि आप देखेंगे तो पहले लिख लेते हैं बी सेंटर म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई लॉन्ग वायर के कारण आपने आज ही पढ़ा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, उसमें से पाई हटा दीजिए तो म्यू नॉट आई बाई 2r सर्कुलर के सेंटर पे आ जाएगा। कैसे आया तो देखिए, जैसे ही x0 डालिएगा तो यह r² का पावर 3/2 2 कैंसिल, इधर डाल सॉरी x क्या डालिए 0 तो यह खत्म। r² का पावर 3/2, नीचे क्या बचेगा r3, ऊपर r² है, नीचे क्या बचा कैंसिल होकर के क्या बचा r बचा, तो म्यू नॉट आई बाई 2 r आएगा। आएगा या नहीं आएगा, समझ में आई बात। अब कभी एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछ दे कि सर्कुलर करंट लूप के सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड बताइए, तो क्या आप पहले एक्सियल निकाल करके x0 पुट करेंगे, तब तो काफ़ी टाइम लगेगा कि नहीं। तो इसके लिए सेंटर के लिए बी एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। यदि डायरेक्ट बायोट सेवर से केबल सेंटर निकालना हो तो आप क्या कीजिए कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ले लीजिए, करंट आई और रेडियस क्या दिखा लीजिए आर, और इसमें एक छोटा एलिमेंट डीएल कट कर लेते हैं। डीएल के कारण यहाँ यदि मैग्नेटिक फील्ड निकालिएगा तो वह डीबी कहलाएगा, और डीबी आएगा म्यू नॉट आई आर एस, म्यू नॉट अपन 4 पाई कर लीजिए आई डीएल साइन थीटा बाई r²। तो आई डीएल और साइन थीटा, थीटा किसके बीच डीएल और आर के बीच, डीएल का डायरेक्शन तो करंट के डायरेक्शन में, और आर किसको बोलते हैं डीएल से जिस पॉइंट पे निकालना है वहां तक का डिस्टेंस, या तो रेडियस और या टेंजेंट, एंगल हमेशा 90। तो आई डीएल साइन 90 बाई r², आर इस डिस्टेंस को बोले हैं, यह रेडियस तो वह भी रेडियस क्या हो जाएगा r²। बी निकालने के लिए डीबी को क्या कीजिएगा इंटीग्रेट, और इंटीग्रेशन कीजिएगा तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r² इंटू डीएल साइन 91 हो गया। कहाँ से कहाँ 0 से 2 पाई आर, यह आपका बाहर कौन कौन आया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r² इंटीग्रेशन डीएल 0 से 2 पाई आर करने पे कितना आएगा 2 पाई आर, 2 पाई से यह 2 टाइम्स और 1 आर और 1 आर, फिर से कहाँ पहुँचे म्यू नॉट आई बाई 2r पे। तो यहाँ से बी सेंटर हमेशा आप 2 मिनट में निकाल के रख देंगे म्यू नॉट आई बाई 2r, हाँ या ना। और यहीं से आपको दिख रहा है कि एक गिवन लूप के लिए रेडियस फिक्स रहेगा, करंट फिक्स, तो सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा फिक्स रहेगा, और यह मैक्सिमम वैल्यू होगा। यह कैसा वैल्यू होगा, फिर लूप से जैसे जैसे एक्सिस की तरफ बढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड घटना शुरू हो जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा नहीं है कि कभी बढ़ा कभी घटा, यहाँ पर x का टर्म केवल कहाँ है नीचे, तो x बढ़ाने पर b क्या होगा घटेगा, और b को मैक्सिमम होने के लिए x को मिनिमम, और x² है तो स्क्वायर टर्म मिनिमम क्या हो सकता है 0, और x² 0 तो x भी 0 सेंटर के लिए, तो लूप के सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है, एक्सियल का मैग्नेटिक फील्ड उसके रिस्पेक्ट में कम हुआ करेगा कि नहीं।